हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य इग्नू। तो आज की इस वीडियो में हम BGGET 141 के सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो जो है इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज हमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया, हमें जितने मिल सके, और उनमें से जो क्वेश्चन रिपीटेड थे उनको हमने सिलेक्ट किया और फिर उसके आंसर्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एग्जाम देने से पहले आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखना, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जो कि एकलव्य इग्नू, जहां पर आपको सभी पीडीएफ जो है अवेलेबल करवा दी जाती है। जो जितनी भी आप वीडियोस देखते हैं उसकी पीडीएफ को यहाँ पे एकलव्य इग्नू में डाल दिया जाता है। ओके। और फॉर फ्री नोट्स आप देखिए, हम कई बार क्या होता है कि वीडियोस में ना टाइम की कमी होने की वजह से हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर पाते हैं। तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट करिएगा www.eklavyaignu.com, जहां पर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कई बार होता है ना, क्वेश्चन पेपर में आपसे 500 वर्ड्स के आंसर पूछे जाते हैं, तो वो वीडियो में कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हमने वो वैसे लॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चन हो गए और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है हमारे वेबसाइट पे डाल रखा है, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है वो भी। ठीक है, तो आप हमारे वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा, जहां पर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? दामोदर नदी घाटी परियोजना के उपयोगिताओं और संरक्षण गतिविधियों के संदर्भ में विस्तृत चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत आसान भी है। देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है। बहुउद्देशीय मतलब जिसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। ठीक है। तो बहुउद्देशीय घाटी परियोजना जो होती है, ये नदी घाटी परियोजना भारत में नदियों का प्रबंधन करने और उनका विकास करने के लिए बनाया गया है। बेसिकली जो नदियां हैं उनका प्रबंधन हो सके, उनका उनके साथ साथ नदियों के साथ साथ विकास के साथ साथ लोगों का भी विकास हो, वहाँ के क्षेत्र का भी विकास हो। ठीक है। और ये जो परियोजनाएं होती हैं, इनका मुख्य उद्देश्य होता है विभिन्न क्षेत्रों में जल से बिजली बनाना, सिंचाई के लिए उपयोग करवाना जल का। ठीक है। और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना, जिसमें अधिकतम जल संचयन करना और नदियों के संगठन के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त करना। तो मतलब यहाँ पे देखिए, बिजली भी बनवाई जा रही है, सिंचाई भी कराया जा रहा है, और भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मत्स्य पालन हो गया। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे उद्देश्य देखने को मिल रहे हैं आपको, बहुत सारी चीजें हो रही हैं एक ही चीज से। इस वजह से ना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसको बोला जाता है। ठीक है। और हम दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करें, तो ये दामोदर नदी पर बना हुआ है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया दामोदर नदी घाटी के बारे में बताना है। ठीक है। सो आगे आप नेक्स्ट ऐसे लिख सकते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि नदी के जल संचयन के माध्यम से कृषि क्षेत्र को बिजली देना, यहाँ पे बिजली इधर कर लीजिएगा और देना इधर। ठीक है। उत्पादन को बढ़ाना और पानी का आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, तीन चार उद्देश्य हैं, तो मतलब इसलिए बहुउद्देश्य। ठीक है। जल संचयन करना, परियोजना के अंतर्गत जितने भी बांध थे उनका निर्माण किया गया, जिससे क्या हुआ, जो दामोदर नदी है उसका पानी संचित होता गया और कृषि में और पीने के पानी के लिए आदि उपयोग के लिए इसका उपयोग होने लग गया। ठीक है। और बिजली उत्पादन में भी इसका उपयोग हुआ। दामोदर नदी पर बिजली उत्पादन के लिए भी क्या हुआ कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स का निर्माण किया गया। इन प्लांट से क्या हुआ, बिजली बिजली उत्पादित होती गई, और इसका उपयोग जो है उद्योगों में और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बहुत उपयोगी हो गया। ठीक है। और जल संचालन, दामोदर नदी घाटी परियोजना के माध्यम से नदी का जो जल है उसको नियमित संचालित किया गया, जिससे क्या हुआ, बाढ़ से के खतरे से बचा गया और पानी की कमी की समस्या जो थी उसका समाधान हो पाया। ठीक है। एंड पर्यावरण संरक्षण, परियोजना में जल संचयन के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण के लिए भी कई उपायों का आधिकारिक रूप से पालन किया जाता है। ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई, इसमें कई पालन किया गया अधिकारों का, जिससे क्या है, वन्य जीवन भी संरक्षण हो सके। ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि घाटी की प्रकृति जो है और जो संसाधन है वो सुरक्षित हो। अन्य बांधों की तरह नहीं वहां पे कि प्राकृतिक को तहस नहस कर दिया, जीव जंतु को जीवन को मुश्किल में डाल दिया। यहाँ पे इसका बहुत अधिक अधिकारों को कई रूप से पालन किया गया, जिसमें कई प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है। और जीवन संरक्षण हो वन्य जीवों का। ठीक। एंड विकसित उपयोग किया जा सके। ठीक है। इस प्रकार दामोदर नदी घाटी परियोजना ने कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। ओके। सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, भारत के तटीय मैदानों का भौगोलिक विवरण दीजिए। सॉरी। भारत में तटीय मैदानों के किन्हीं दो महत्व का वर्णन कीजिए। तो अगर हम भारत के तटीय मैदानों के भौगोलिक विवरण की बात करें या वितरण की बात करें, तो यहाँ पे वितरण पूछा गया है, वितरण का हमें विवरण देना है। ओके।
वितरण के बारे में बताना है बेसिकली। सो जब हम बात करते हैं भारत के तटीय मैदानों की, तो ये बहुत ही विशाल है, अद्वितीय है और सांप्रदायिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अगर हम इसके भौगोलिक वितरण की बात करें, तो फर्स्ट होता है इसमें पूर्वी तटीय मैदान। इसमें क्या होता है, भारत के जितने भी पूर्वी तट पर स्थित हैं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी हो गए, उसके किनारे से लेकर तमिलनाडु तक जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। इस मैदान का जितना भी भौगोलिक रूप है वो उपजाऊ है। नदियां हैं, उपजाऊ नदियों के थ्रू होता गया है और उनके उपनदियों के साथ साथ उपस्थित है, जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, महानदी हो गई और कावेरी हो गई। ये बहुत ही उपजाऊ नदियां हैं, ठीक है। एंड इसका भौगोलिक वितरण जो है सबसे अधिक पैदावार और कृषि क्षेत्र के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है, पूर्वी तटीय मैदान जितने भी हैं, ठीक है। और इसमें जैसे कि हो गया चावल हो गया, गेहूँ हो गया, कुट्टू हो गया, इन आदि फसलों को जो है पैदा किया जाता है और यहाँ पर जो है गन्ने की विभिन्न किस्मों के लिए भी ये मशहूर है और साथ ही साथ औद्योगिकरण के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अगर हम अभी हमने पूर्वी तट को देखा, अब हम देख रहे हैं पश्चिमी तट तटीय मैदानों को। तो पश्चिमी तटीय मैदान भारत के पश्चिमी तट के किनारों से स्थित है। इनके नाम से पता चल रहा है, पूर्वी तो पूर्वी राज्यों से होंगे और पश्चिम तो पश्चिम राज्य से, ठीक है। पश्चिम राज्यों से जैसे कि हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल आदि, ठीक है। इसका भौगोलिक रूप जो है बहुत कोन कोन में विकसित है और यहाँ पर जो है पर्वतीय खाड़ियां हैं, छोटा समुद्र है, छोटे तट है। इस मैदान का जो तटीय क्षेत्र है वो वनस्पति, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटकों के लिए बहुत ज्यादा पर्यटकों के लिए बहुत ज्यादा आकर्षक और महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके जो तट पर जितने भी विकसित कोचिंग हो गया, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, मंगलोर हो गए जैसे बंदरगाह है, जो कि व्यापार की दृष्टि से बहुत ज्यादा अपने आप में महत्व रखते हैं, ठीक है। और महत्वपूर्ण तटीय मैदान के अलावा भारत के तटीय क्षेत्रों में वनस्पति, वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की जांच के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन के अवसर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एंड इन मैदानों का उपयोग जो है समृद्धि, आर्थिक विकास के लिए भी किया जाता है, जो भारत की समृद्धि के माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों की, तो ये भारत की समृद्धि, आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति क्या है? भारत में हरित क्रांति की कोई 4 सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कोई न्यू नहीं लग रहे होंगे, या आपने अपने अगर आपके पास सोशल साइंस होगा तो आपने लाइक 11th में, 12th में, 10th में पढ़ा होगा ये सारे क्वेश्चन। बस आपके कॉलेज लेवल पे थोड़ा सा इनको बड़ा कर दिया जाता है और ज्यादा वर्ड्स में आपसे आंसर पूछा जाता है। ठीक है, तो हरित क्रांति की जब हम बात करते हैं, तो हरित क्रांति जो है भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, बिकॉज 1960 से लेकर 1970 के दशक में जो है हरित क्रांति जो है भारत में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य था बेसिकली खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना और अधिक संग्रहणीय फसलों की उत्पादन को बढ़ावा देना। संग्रहणीय फसल वो होते हैं जिनको ज्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सके, संग्रहण किया जा सके, अनाज हो गया जैसे कि, ठीक है। तो हरित क्रांति जो था, इसको हरित क्रांति इसलिए बोला गया बिकॉज खेती के पैदावार में, खेत के उसमें ना बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। इसमें एक तरह से क्रांति आ गई थी, जिससे क्या हुआ, खाद्य सुरक्षा बढ़ी, उपज बढ़ने लगा, किसानों को फायदा हुआ, ठीक है, खाद्य सुरक्षा भी बढ़ा और जो खासकर संग्रहणीय फसलें थी उनपे ज्यादा बढ़ावा मिला, ठीक है। और अगर हम 4 सकारात्मक प्रभाव की बात करें, तो खाद्य सुरक्षा हुआ। हरित क्रांति के बाद क्या हुआ कि जो भारत था उसकी खाद्य सुरक्षा में सुधार हुआ, अधिक फसलें होने लग गई, खेती में उत्पादन बढ़ा और खाद्य संभावनाओं को बढ़ावा मिला। भुखमरी जैसी जो समस्याएं थी वो खत्म हो गई। और आर्थिक सुधार, हरित क्रांति ने क्या किया, किसानों को आर्थिक सुधार में मदद किया, बिकॉज नए नए तकनीक आए, खादों का उपयोग किया गया, केमिकल्स का उपयोग किया गया, जिससे क्या हुआ, पैदावार बढ़ी। तो किसानों का पैदावार बढ़ने से क्या हुआ, उनको और अधिक रोजगार मिला, उनकी आय भी बढ़ी, जिनसे उनका भरण पोषण भी अच्छा हुआ और वो अधिक सशक्त बन गए, ठीक है। और साथ ही साथ तकनीकी भी विकास हुआ था। इस टाइम हरित क्रांति ने कृषि में तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया था, जैविक और नई तकनीकी का प्रयोग किया गया, जिससे जो थी फसलों की उपज और भी अधिक बढ़ गई, ठीक है। एंड साथ ही साथ खेती का विकास हुआ तो उद्योगों का विकास भी हुआ, बिकॉज हरित क्रांति आने के से क्या हुआ, जितने भी उद्योग थे उनको कच्चा माल और ज्यादा मिलने लग गया और अच्छा मिलने लग गया, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल कच्चा माल, अगर आटा पीसना है तो गेहूं मिलने लग गया, ठीक है। तो उद्योगों का भी विकास हुआ। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे हरित क्रांति के। और दूसरे अगर हम नकारात्मक प्रभाव की बात करें, तो पर्यावरणीय प्रभाव हुआ इससे। हरित क्रांति ने क्या किया, केमिकल का उपयोग ज्यादा हुआ, जिससे क्या हुआ, भूमि की जो गुणवत्ता थी वो बहुत मतलब उपज में कमी आने लग गई। जब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में यूज किया गया केमिकल्स का,
तो उत्पादन तो हुआ, परंतु जो मिट्टी की गुणवत्ता थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। ठीक है। जल संकट, हरित क्रांति ने क्या किया, बड़ी मशीनरी और इरिगेशन जैसी जो थी उनकी मांग बढ़ गई, जिसकी वजह से जल संकट को भी देखना पड़ गया। जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, पंजाब, यहाँ पर जल संकट को बहुत ज्यादा देखना पड़ा था। ठीक है। एंड बायोडायवर्सिटी की हानि, जब अधिक फसलों की खेती होती है तो क्या होता है, वनस्पति और जो जीव जंतु होते हैं उनमें संसाधनों की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, बायोडायवर्सिटी की हानि हो जाती है। किसानों की दुर्बल स्थिति, कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ, हरित क्रांति ने किसानों की दुर्बल स्थिति को बढ़ावा दिया और उन्हें बढ़ती दबाव में डाल दिया। मतलब यहाँ पे दुर्बल स्थिति कैसे बढ़ी, देखिए जब हरित क्रांति आया था ना, तो उसमें भी जो किसान सफल थे, जो ज्यादा पूंजी थी, जिनके पास ज्यादा खेती थी, उनको ही ज्यादा फायदा हुआ था। जो छोटे छोटे किसान थे ना, उनके लिए बहुत नुकसान होने लग गया, बिकॉज जो जिनके पास ज्यादा जमीन था, जिनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी आई, वो तो विकास करने लग गया और उनकी फसल और बढ़ने लग गए। तो जो छोटे मोटे किसान थे, उनको थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और साथ ही साथ उन तक टेक्निक पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो गया, तो वो और भी ज्यादा दुर्बल होते गए। ठीक है। तो हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बावजूद ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय था, दिनांक था, जिससे कि भारत की कृषि क्षेत्र में विकास प्राप्त हुआ और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा में सुधार हुआ। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भूमि संरक्षण और इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। भूमि संरक्षण को कम करने के लिए किन्हीं 5 उपचारात्मक उपाय को सुझाव दीजिए। तो भूमि संरक्षण क्या है, इसके प्रकार के बारे में बताइए और इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो जब हम भूमि संरक्षण की बात करते हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो जाती है अपने आप में ही, जिसका उद्देश्य होता है कि भूमि का संरक्षण, भूमि को बचाना और उसका संतुलन बनाए रखना, उसकी उपजाऊता बनाए रखना, मतलब वो उपजाऊ बनी रहे। ठीक है। ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी संसाधित हो सके चीजें। ठीक है। भूमि का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इसके कम करने के उपाय के बारे में बात करें, इसके प्रकारों की बात करें, तो इसके प्रकार होते हैं वनस्पति संरक्षण। यह भूमि पर वनस्पति की प्रबंधन और संरक्षण की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, भूमि पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनका प्रबंधन किया जाता है, उनको बचाया जाता है। ठीक है। जल संरक्षण, ये भूमि पर पानी के संचलन, जलवायु परिवर्तन और जल संचलन के उपयोग। भूमि संरक्षण में यहाँ पे केवल मृदा को बचाना ही नहीं है। अगर आप वनस्पति बचाएंगे तो मृदा अपने आप बचेगी, अगर आप जल बचाएंगे तो मृदा भी बचेगी। ठीक है। तो जल संचालन के उपाय का समावेशन करना, ताकि जो जितने भी जल संसाधित हो सके और पानी की कमी से बचा जा सके, पानी की कमी जितनी भी हो रही है उससे बचा जा सके। ठीक है। और खासकर मेन मोटिव होता है कि जितने भी वर्तमान पीढ़ियां हैं उसकी जरूरतें पूरी हो सके और आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी चीजें अवेलेबल हो सके। ठीक है। एंड मृदा संरक्षण, इसमें क्या होता है, भूमि की मृदा को खोदना और उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया होती है, ताकि उसका उपयोग विभिन्न विभिन्न कृषि में किया जा सके और वनस्पति की वृद्धि के लिए हो सके। पेड़ों को ना काटना, ठीक है, और उनका वृद्धि करना और भी ज्यादा। जैव विविधता का संरक्षण करना, इनमें क्या होता है कि वन्य जीवों के संरक्षण, उनके आवास का सुरक्षा और उनके प्रबंधन के उपाय शामिल होते हैं, ताकि भूमि की जैव विविधता को संरक्षित रखा जा सके। देखिए यहाँ पे जो आपको आंसर्स दिख रहे हैं वो बहुत लाइक अच्छे लग रहे होंगे, आई थिंक सो आपको। परंतु जब आप वेबसाइट को हमारी विजिट करेंगे तो वहां पे और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, और वो भी क्वांटिटी के साथ। ठीक है। और क्वालिटी भी मिलेगी पूरी आपको, बिकॉज यहाँ पे 500 वर्ड्स तो मे बी पॉसिबल नहीं है। तो हम जितना हम कर सकते हैं हम उतना करेंगे, और बाकी आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करना। ठीक है। और मानव गतिविधियों का प्रबंधन, इसमें नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं आप, किसमें क्या होता है कि भूमि पर जितने भी मानव गतिविधियां हैं उसका प्रबंधन हो सके, जैसे कि नक्सलवाद हो गया, उसको नियंत्रण किया जा सके, भूमि से जुड़े सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का समाधान होता है। तो मतलब यहाँ पे भूमि का संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मानव को भी बहुत जागरूक होना आवश्यक है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई ना करें, और अगर कटाई कर रहे हैं तो पेड़ों को लगाना भी सीखें। ठीक है। और जल का भी ज्यादा वेस्टेज ना करें। आर्थिक प्रभाव हो सकता है या आपको ही, तो सामाजिक और आर्थिक प्रभावों से जुड़े समाधान हो सके ताकि। ठीक है। सो नेक्स्ट हम से इसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि भूमि को संरक्षण करने के लिए कोई उपचार बताइए या कोई उपाय बताइए। क्वेश्चन का वर्डिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो इसमें आप ऐसे बता सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन हो, ताकि जितनी भी भूमि परियोजनाएं होती हैं उनको जलवायु परिवर्तन से प्रभावों को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जलवायु परिवर्तन हो रही है तो भूमि को भी भूमि के अकॉर्डिंग जितनी भी परियोजनाएं बनाई गई थी वो भी इफेक्ट हो। ठीक है। तो मतलब जलवायु के अनुसार जितनी भी भूमि परियोजनाएं हैं उनका निर्माण किया जाए और उनको योजनाबद्ध करना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ सुदृढ़
वनस्पति प्रबंधन। इसमें क्या होता है कि वनस्पति की जितनी भी सुरक्षा है, वृक्षारोपण हो गया और वन्य जीवन संरक्षण के उपाय का पालन करना चाहिए। मतलब वनस्पति को बचाएं, साथ ही साथ वृक्षारोपण को बढ़ावा दें और जितनी भी वन्य जीव है उनका संरक्षण किया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। और अधिक अन्य उपायों का पालन करना चाहिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ जल संचयन की प्रक्रिया, इसमें जल संचयन के लिए जितने भी तालाब हो गए, बांध हो गए, उनका निर्माण करना चाहिए ताकि जल संचयन की प्रक्रिया बढ़ सके। और साथ ही साथ आप आगे इस आंसर को ऐसे कंटिन्यू करेंगे कि जल संचालन का उपयोग, जल संचालन के उपाय जितने भी हैं, उनका उपयोग और कृषि और नगरीय उपयोगों के लिए करना चाहिए। मतलब जल संचयन का उपयोग करके आपको जितने भी कृषि में हो गया, नगर में हो गया, उपयोग करना चाहिए, ठीक है, जल को बचाकर, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधित इलाकों का आधिकारिक रूप से प्रबंधन हो, प्राकृतिक संसाधित इलाकों का जितना भी प्रबंधन हो सके, प्रतिस्थापन करना चाहिए ताकि भूमि संरक्षित हो सके। मतलब जितने भी अगर प्राकृतिक को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, उनको बचाना चाहिए, ठीक है? और प्रतिस्थापन की आवश्यकता है तो वहां से लोगों को प्रतिस्थापन कर देना चाहिए ताकि भूमि संरक्षित रह सके, ठीक है? और प्रकृति के संसाधन जितने भी हैं उनको भी बचा के रखा जा सके। तो इन उपायों के साथ साथ जागरूकता, शिक्षा और सामाजिक संगठनों के साथ साथ काम करके हम भूमि संरक्षण को कम कर सकते हैं और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित बना सकते हैं ताकि हमारी भावी पीढ़ी हमें ये ना कहे कि हमने ही सारा कदम कर दिया, उनके लिए भी चीजें अवेलेबल रह सके, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सब समझ में आ रहे होंगे और सबके आंसर भी आपको समझ में आ रहे होंगे। बस अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा ध्यान से वीडियो को देख लेते हैं, अगर एक बार तो दोबारा देखेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर जो है समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आप भूमि संरक्षण के उपायों को बता सकते थे, भूमि संरक्षण क्या है, उनके प्रबंधन कैसे करने हैं, ठीक है, और उसके क्या क्या टाइप्स है उनके बारे में बता सकते थे, ठीक है। और भूमि संरक्षण बेसिकली भूमि को सुरक्षा प्रदान करना, भूमि को बचाना और भूमि को सुरक्षा प्रदान करना और उसको संतुलन को बनाए रखना, उसकी उपजाऊपन को बनाए रखना बेसिकली ही भूमि संरक्षण कहलाता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, भारत में कोयला और पेट्रोलियम के महत्व और स्थानिक वितरण का चर्चा करना है आपको, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम के महत्व के बारे में बताना है और वो उसका वितरण कैसे है, कौन से स्थान पे ज्यादा है, कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे नहीं, उन सब चीजों के बारे में इस क्वेश्चन में आपको बताना है, ठीक है। तो कोयला और पेट्रोल की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही दो महत्वपूर्ण और बहुत ही मूल्यवान ऊर्जा के स्रोत हैं जिनसे ऊर्जा उत्पन्न करी जाती है, जो कि भारत की आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इन दोनों का वितरण और प्रबंधन जो है वो स्थानीय उपयोग केंद्रित होता है, ठीक है। और अगर हम कोयला की बात करें तो कोयला जो है वो भारत की प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, उनमें से एक है और इसका महत्व जो है बिजली के उत्पादन आदि में होता है, ठीक। और अगर हम कोयले की स्थानिक वितरण की बात करें तो भारत में कोयला उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हैं जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। और कोयले की वितरण की प्रक्रिया में जो रेल, सड़क है, समुद्र मार्ग हो गया, उनका प्रयोग किया जाता है कोयले को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है। भारत का जो कोयला क्षेत्र है उसको दो वर्गों में बांटा गया है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र और अगर हम गोंडवाना की बात करें तो उसमें कुल संचित राशि का 98% तथा कुल उत्पादन का 99% जो है वो गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, ठीक है। और टर्शरी कोयला क्षेत्र, दो दो वर्ग हैं यहाँ पे, गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्शरी कोयला क्षेत्र। गोंडवाना का जो 99% है वो गोंडवाना से आता है, जो कुल उत्पादन है उसका, ठीक है। और टर्शरी का अगर हम बात करें तो टर्शरी कोयला क्षेत्र, इस श्रेणी का कोयला जो है मुख्यतः असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहां पे मिलता है, ठीक है। और इसका उत्पादन और गुणवत्ता की दृष्टि से इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, कोई विशेष महत्व नहीं रखता ये वाला कोयला। परंतु इस श्रेणी की जितनी भी संचित राशि है उसका भारत में केवल 2% ही उत्पादन, केवल 1% है। यह मुख्यतः लिग्नाइट कोयला होता है, ठीक है। इसका उतना महत्व नहीं है जितना कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र का महत्व है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से कोयले का वितरण है, स्थानिक वितरण। और नेक्स्ट पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम जो है भारत के प्रमुख ऊर्जा स्रोतों में से ये भी एक है और इसका महत्व जो है खासकर वाहनों के उद्योगों में है ज्यादातर और ऊर्जा उत्पादन के लिए है। पेट्रोलियम का उत्पादन प्रमुखतः मुंबई, हाई, कच्छ, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में होता है। पेट्रोलियम के उत्पादों की अगर हम बात करें तो प्रमुख वितरण जो साधनाएं हैं जैसे कि पेट्रोल पंप हो गया, गैस स्टेशन हो गया, रासायनिक संयंत्र हो गए,
और अगर हम पेट्रोलियम के स्थानिक वितरण की बात करें, तो भारत में पेट्रोलियम या फिर जो कच्चा तेल है वो ज्यादातर मुंबई, गुजरात और असम और गोदावरी के कृष्णा के नदी घाटियों में है। ठीक है, जो पृथ्वी के साथ सतह के नीचे, यहाँ पे सतह आएगा, पृथ्वी की सतह के नीचे बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और और अक्सर रासायनिक उद्योगों में ईंधन या कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम की अगर हम महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण उनके स्थानिक वितरण का सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ताकि इनका समय समय पर और सुरक्षित करा जा सके और उनको बचाया जा सके और सुरक्षित तरीके से उपयोग हो सके। तो कुछ इस प्रकार पेट्रोलियम का स्थानिक वितरण था। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, शहरीकरण क्या है? पंचवर्षीय योजना के परिप्रेक्ष्य में भारत में शहरीकरण की व्याख्या कीजिए। तो शहरीकरण एक प्रक्रिया होती है बेसिकली, जिसमें क्या होता है, जनसंख्या की वास्तविक बढ़ोतरी और नागरिकता के बदलते जितने भी प्राथमिकताएं हैं उनके कारण नगरों और उनके आसपास के क्षेत्रों का विकास होने लगता है और वो उनका सुधार होने लगता है। वो बेसिकली आगे डेवलप होने लगते हैं। तो उस तरीके से शहरीकरण हो जाता है। यह एक समृद्धि की दिशा में जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नगरों के अंतर्निहित संरचना और सेवाओं का विकास करने की प्रक्रिया होती है, जिसको हम शहरीकरण कहते हैं। और अगर हम भारत में पंचवर्षीय योजना की बात करें, तो भारत में पंचवर्षीय योजना जो है वो शहरीकरण को प्राथमिकता देती थी, और इसके अंतर्गत नगरों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई थी। ठीक है, और ये योजनाएं जो थी वो शहरी आधारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसर प्रदान करती थी। शहर की जितने भी आवश्यकताएं थी ना, उनके अकॉर्डिंग वो उसको पूरा करने के लिए अवसर प्रदान करती थी, जैसे कि आवास हो गया, परिवहन हो गया, जल हो गया, संप्रेषण हो गया, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में सुधार हो गया। ठीक है, और पंचवर्षीय योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो भारत में शहरीकरण ने नगरीय जीवन को सुधारने और जनसंख्या की वास्तविकता के साथ साथ समर्थन प्रदान किया है। यह योजनाएं जो है नगरीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम निभाते हैं नगर के विकास करने के लिए। ठीक है, पंचवर्षीय योजना ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और नगरों को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, परिवहन के विभिन्न तरीके क्या हैं? भारत में सड़क जाल तंत्र, यहाँ पे जाल आएगा, सड़क जाल तंत्र के महत्व की व्याख्या करनी है आपको। तो इस क्वेश्चन में जैसे आपसे सड़क जाल के बारे में ज्यादा ज्यादा पूछा है, वैसे तो आपको परिवहन के जितने भी क्षेत्र तरीके हैं उन सभी के बारे में बताना है, परंतु आपके एग्जाम में किसी एक पर भी आपसे पूरा नोट लिखने के लिए बोला जा सकता है। तो यहाँ पे हम सड़क जाल को डिस्कस करेंगे। आप रेलवे और अन्य परिवहन के तरीकों को पढ़ के जाना। ठीक है, तो भारत में परिवहन के विभिन्न तरीके हैं, जिनमें से एक सड़क जाल तंत्र भी है। अगर हम सड़क यातायात की बात करें, तो सड़क यातायात जो है भारत में सबसे अधिक प्रयुक्त परिवहन तंत्र है। ये व्यक्तिगत यातायात से लेकर सामान्यतः बस हो गए, बस सेवाएं जो होती हैं, और बाइकर जो होते हैं, जो बाइक चलाते हैं, ये दोनों एक साथ हैं, तक कई रूप में होता है। सड़क देखिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज देखिए अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, तो उसके लिए भी आपको एयरपोर्ट पहुंचने तक के लिए आपको सड़क का ही उपयोग करना ही पड़ेगा। अगर आपको रेल लेना है, रेलवे स्टेशन जाना है, तब भी आपको सड़क का उपयोग करना पड़ेगा। और तो इस वजह से सड़क जो होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में। और अगर आपको एक आधे घंटे के डिस्टेंस पे जाना है, तो उसके लिए आप ना रेल यूज करेंगे ना हवाई जहाज यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको सड़क ही यूज करना पड़ेगा। मतलब छोटी दूरी के लिए और कम सामान है अगर आपके पास, तो सड़क बहुत उपयोगी है। ठीक है, और रेलवे रेलवे की अगर हम बात करें, तो भारतीय रेलवे जो है भारत के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे देखिए, रेलवे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सड़क से तो आप थोड़ी दूरी के लिए ठीक है, परंतु अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, बहुत ज्यादा सामान लेके भी जाना है, तो उस हिसाब से आप सड़क से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे या सुटेबल नहीं होगा वो, तो उस सिचुएशन में रेलवे जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो लाखों किलोमीटर हो गया, एक राज्य से दूसरे राज्य में कनेक्ट करना हो गया, वो रेलवे होता है। और भारी भरकम माल पहुंचाना है, तो उसमें भी रेलवे का उपयोग होता है। ठीक है, और हवाई यातायात की अगर हम बात करें, तो जब आपको किसी भी जगह बहुत जल्दी पहुंचना हो, आपके पास बहुत कम टाइम हो और डिस्टेंस भी ज्यादा हो, तो उस सिचुएशन में हवाई जहाज बहुत उपयोगी है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ पे अन्य कोई परिवहन साधन नहीं पहुंच सकते, फॉर एग्जाम्पल कोई आपातकालीन स्थिति है और आपको जंगल के बीच में जाना है, तो आप हवाई जहाज के थ्रू लैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हवाई यातायात भी भारत के अत्यधिक महत्वपूर्ण है, खास तौर पर समुद्र तट हो गए, उनसे जो दूर समुद्र तट से जो दूर इलाके हैं, जहां तक ये संभव हो पाता है, वाहन परिवहन की गति तेज होती है। ये जो हवाई परिवहन है, यहाँ पे हवाई आएगा, हवाई परिवहन की गति जो होती है बहुत तेज होती है, और लोग जो है जल्दी एक शहर से दूसरे राज्य में
एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। और जंगलों के बीच में अगर जाना हो कहीं ऐसी जगह की जहाँ अन्य परिवहन नहीं जा सकते, तो वहां भी हवाई यातायात से पहुंचा जा सकता है, ठीक है। और नदी और समुद्र परिवहन, नदी और समुद्र परिवहन भी बहुत उपयोगी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ पे ना रेल जा सकती है ना एरोप्लेन, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? समुद्री रास्ता बचा ऑप्शन, ठीक है। और आपके पास हवाई जहाज में थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, आपके पास पैसे भी थोड़े कम है, लिमिटेड है, ठीक है। तो और आपको जल्दी भी जाना है, तो उस सिचुएशन में समुद्र परिवहन होगा। बहुत भारी भरकम सामान को एक देश से दूसरे देश में लेके जाना है, तो उस सिचुएशन में भी परिवहन, समुद्री परिवहन बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। विभिन्न धातुएं हो गए, जलयानों के माध्यम से कार्गो जैसी सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। तो अब हम बताते हैं सड़क जाल तंत्र का महत्व क्या है। सड़क जाल तंत्र के महत्व के बारे में आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में। समग्र विकास में योगदान, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत समग्र विकास होगा। और सड़क जाल तंत्र जो है अगर वो विकसित होगा, तो और अन्य जितने भी परिवहन के तरीके हैं वो भी विकसित होंगे, है ना। और ये समग्र देश के लिए अलग अलग हिस्सों को एक साथ से जोड़ेगा, और लोग जो है उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत अनुमन्वित होंगे, उनको अनुमति भी मिलेगी, वो अपनी जितनी भी आवश्यकता है उनको पूरा कर पाएंगे। व्यापार और व्यवसाय में भी सुधार होगा। सड़क जाल अगर सुरक्षित अच्छा होगा, विकसित होगा, तो एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाना बहुत इजी हो जाएगा और बहुत अफोर्डेबल हो जाएगा। ग्रामीण समृद्धि का उपाय, इससे क्या होगा, जब सड़क जाल तंत्र अच्छे से हर जगह फैल जाएगा, विकसित हो जाएगा, तो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो शहरों में जल्दी आना जाना कर सकेंगे, और सामान को ग्रहण कर पाएंगे। उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वो शहरों से प्राप्त कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो सड़क जाल तंत्र है वो व्यापारिक सामाजिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। महत्वपूर्ण है, जिसके कारण क्या होता है, भारत सरकार और निजी सेक्टर ने सड़कों के निर्माण को बहुत अनुरक्षण किया है, और उसके सड़कों के विकास को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा जो सड़क जाल तंत्र है उसको और अधिक प्रौद्योगिक बनाने के लिए सुधार किए जा रहे हैं, ताकि जितने भी सड़क से रिलेटेड डेवलपमेंट वो हो सके और उसको सुरक्षित और प्रभावित बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो स्वर्णिम चतुर्भुज, अगर आपने नाम सुना हो, तो ये 4 जगहों को जोड़ता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली, मुंबई, केरल और साथ में कोलकाता। तो ये पूरे चारों को जोड़ता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो कुछ ऐसी इमेज बनेगी आपके चतुर्भुज की तरह, ये सड़क जो है, तो इस वजह से इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। और उत्तर दक्षिण गलियारा हो गया, पूर्व पश्चिम गलियारा हो गया, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ रहा है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के तक जोड़ रहा है आपस में, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे का ही बहुत अपने आप में महत्व है, जिसने बहुत सफलता में और आर्थिक रूप से बहुत योगदान दिया है। तो सड़कों का अपने आप में ही बहुत ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है सिंधु नदी प्रणाली की चर्चा कीजिए और इसकी किन्हीं 4 सहायक नदियों के नाम की सूची बनाएं। तो सिंधु नदी प्रणाली की अगर हम बात करें, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का बहुत महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है, जिसका मुख्य स्रोत क्या है, तिब्बत के प्लेटों से आता है, और यह जो है पाकिस्तान में मिलकर अरब अरब सागर में विसर्जित हो जाता है, ठीक है। और यह प्रणाली जो है कई महत्वपूर्ण नदियों के साथ जुड़ी हुई है, जिनमें से कुछ मुख्य सहायक नदियां निम्नलिखित है, जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज। तो सिंधु प्रणाली जो है उसकी सभी सहायक जितनी भी नदियां हैं वो 12 मासी हैं, मतलब 12 महीने उनमें पानी रहता है, ठीक है। तो सतलुज नदी की अगर हम बात करें, तो सतलुज नदी जो सिंधु नदी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसका मुख्य स्रोत कहाँ है, तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, और यह जो है पंजाब क्षेत्र में मिलकर सिंधु में गिर जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो झेलम नदी की, तो झेलम नदी भी जो है वो सिंधु नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। और नेक्स्ट है चेनाब नदी। चेनाब नदी भी सिंधु नदी प्रणाली का एक बहुत अहम हिस्सा है, और यह भी पाकिस्तान से पंजाब में मिलकर जाके सिंधु में गिरता है, ठीक है। और रावी नदी, ये भी एक सिंधु नदी की सहायक नदी है। यह नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी में मिलती है, और इसका प्रमुख उद्देश्य जो है जितना रावी झील है उसको संचालित करना है, और जलवायु समझौते के तहत रावी बेसिन, यहाँ पे रावी आएगा, रावी बेसिन न्यायिक कमीशन के निर्देशक के तहत पानी का विभाजन करना है। जो न्यायिक कमीशन निर्देश है उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से पानी का विभाजन करना बेसिकली इस रावी नदी का मेन मुद्दा है, ठीक है। तो ये 4 ऐसी नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु प्रणाली की नदियां हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं
ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को 3-4 क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हुए देखा था। तो आपको इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है और जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। आर एल सिंह द्वारा सुझाई गई भारत के भौगोलिक क्षेत्रीय कारण की योजना का विस्तार करना है। आर एल सिंह द्वारा जो भारत की भौगोलिक क्षेत्र है उसका कारण का क्या योजना था, उसके विस्तार के बारे में बताना है, उसके विस्तार का वर्णन करना है आपको। तो आर एल सिंह द्वारा सुझाई गई जो योजना थी भारत के भौगोलिक क्षेत्र को लेकर, उसका अध्ययन करना, विभिन्न भौगोलिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाई गई थी। जितने भी भौगोलिक के अनुसार जितनी भी चुनौतियां हैं ना, उनका समाधान निकालने के लिए कही गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो उसका था कि भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का विकास हो सके, ताकि ये चुनौतियों का समाधान होगा तो भौगोलिक क्षेत्र का विकास भी होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जितनी भी सामाजिक और आर्थिक न्याय है वो स्थापित हो सके। और इस योजना का मुख्य पहलू की अगर हम बात करें तो फर्स्ट होता है उसमें भौगोलिक क्षेत्रीय योजना। इस योजना ने भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के जितने भी क्षेत्रीय विकास है, क्षेत्र के विकास कैसे कैसे हो सकते हैं, उनके अवसरों को पहचाना और उसके विकास के लिए उसको प्राथमिकता दी कि इस क्षेत्र का विकास इस तरीके से हो सकता है, ये अवसर है यहाँ पे विकास के, ठीक है। ये इसका एक पहलू पहलू था। और दूसरा पहलू की अगर हम बात करें तो संसाधनों का उपयोग। इस योजना ने देश के संसाधनों का सही तरीके से कैसे उपयोग होगा और उस उपयोग को कैसे तैयार किया गया, कि कैसे सिस्टमैटिक तरीके से उसका उपयोग किया जाए, तो उस उपयोग को कैसे तैयार किया जाएगा और उसको कैसे विकास की दिशा में लेके जाया जाएगा, कैसे उपयोग किया जाए कि उसके साथ साथ उपयोग के साथ साथ विकास भी हो, ऐसा इस योजना में बात हुई, ठीक है। और साथ ही साथ जल संचालन। इस योजना ने जल संचालन के प्रति ध्यान केंद्रित किया कि जल को कैसे संचालित किया जा सकता है। जल संसाधनों को सुरक्षित करने के उपाय बताए गए और उसको प्रस्तावित किया गया। और साथ ही साथ ग्रामीण विकास के बारे में भी इस योजना में बताया गया था। इस योजना ने क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी विकास थे उनको कहाँ से विकास मिल सकता है, क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र विकसित हो, उस पर ध्यान दिया गया। और उनकी जीवन शैली को और सुधारा गया। गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को की जीवन शैली को सुधारना, उनका विकास करना, उसके ऊपर सुझाव दिए गए, ठीक है। तो आर एल सिंह की योजना जो थी वो भारतीय समाज के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भौगोलिक विविधता के साथ साथ भारत का जितना भी विकास था उसको सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया आर एल सिंह की योजना ने, जिसने भारत के भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए कुछ पहलू बताए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने हैं, बड़े आंसर्स के देखने हैं या और भी नए आंसर्स को देखना है, तो आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करना, जो कि है www.eklavyaignu.com, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि क्या प्रॉब्लम है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।